कृषि कानूनों के खिलाफ भारी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसी ने भी न मास्क लगा रखा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। हजारों लोगों की इस भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना काल में इस तरह अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालना कैसे स्वीकार किया जा सकता है? आंदोलन के नाम पर जिंदगी को दांव पर लगाना क्या सही है? झज्जर के बाद हम आपको मुंबई के नाला सोपारा रेलवे स्टेशन की तस्वीरें दिखाते हैं। कोरोना काल में ये तस्वीरें देश को परेशान करने वाली हैं। हजारों प्रवासी मजदूरों की इस भीड़ को देखकर एक बार यकीन करना भी मुश्किल है, लेकिन ये तस्वीरें कड़वा सच बयां कर रही हैं। नाला सोपारा रेलवे स्टेशन पर लॉकडाउन से डरे मजदूर अपने घर जाने के लिए भारी संख्या में रेलवे स्टेशन पर जमा हुए थे। सवाल यह है कि इतने लोग एक साथ जमा कैसे हो गए? क्या प्रशासन को इसका अंदाजा नहीं था? कोरोना की दूसरी लहर में कालाबाजारी भी मरीजों के लिए मुसीबत बन चुकी है। बात चाहे ऑक्सीजन की हो या रेमडेसिविर इंजेक्शन की, पैसों के लिए हर जगह जिंदगी का सौदा किया जा रहा है। कोरोना के प्रचंड प्रहार के बीच आंदोलनजीवी, कालाबाजारी और लापरवाही ऐसे खलनायक हैं जो आम लोगों की मुसीबतें और बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ महाभारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और इस वक्त मैं सीधे नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल से लाइव कर रही हूं। और यहां से, इस जगह से महाभारत शो करने के पीछे का मकसद दरअसल ये है कि दिल्ली, नोएडा, पूरे देश में जो स्थितियां हैं उनसे हम उन आंदोलन जीवियों को, कोरोना के उन खलनायकों को बता पाए कि स्थितियां कितनी ज्यादा गंभीर है। और अगर अभी भी आप नहीं माने तो फिर आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? और इसीलिए आज महाभारत में हम जो सवाल कर रहे हैं उसमें पहला सवाल होगा कि महामारी में आंदोलन के वायरस का इलाज क्या होना चाहिए, क्या सलूक किया जाना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो अभी भी इस महामारी में जिद कर रहे हैं, संकट को बढ़ा रहे हैं, चुनौतियों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरा सवाल आज महाभारत में हम करेंगे, कालाबाजारी, लापरवाही पर कब चलेगा हंटर? ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाया जाए? तीसरा सवाल आज महाभारत में होगा, शवों का हर तरफ हम अंबार देख रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें अस्पतालों के बाहर है, फिर भी मानने को तैयार क्यों नहीं है? फिर भी सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है? चौथा सवाल महाभारत में होगा, कोरोना के कितने खलनायक हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अदृश्य दुश्मन के साथी बने जा रहे हैं और इनको किस तरह से सबक सिखाया जाए? मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल है। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, संजीव उनियाल हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कुलदीप सिंह धालीवाल हैं, किसान गुरुकुल पंजाब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राहुल सिंघल मेरे साथ जुड़ेंगे, एडिशनल डायरेक्टर हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल। साथ में मेरे साथ राहुल लाल होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चौधरी अनवीत पनवार होंगे मेरे साथ, हमारे साथ चौधरी सवित मलिक भी जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में उन चार तस्वीरों के साथ करना चाहती हूं जो दिल को दुखाती हैं, जो आंखों में आंसू लाती हैं और सवाल करती हैं कि आखिर जो थमती सांसें हैं इनको किस तरह से बचाया जाए। जो लोग अभी भी कोरोना के इस संकट से जूझ रहे हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो ऑक्सीजन की किल्लत से परेशान हो रहे हैं, इन तक राहत कैसे पहुंचाई जाए? ये चार तस्वीरें हैं जो चीख चीख के गवाही दे रही हैं कि आखिर हम किस जगह आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन अगर अभी भी सबक नहीं लिया गया, अभी भी कोरोना के वो खलनायक जो हर दिन चुनौतियां बढ़ा रहे हैं वो अगर ऐसे ही करते रहे तो फिर स्थितियां संभलेंगी कैसे? मेरे साथ मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों पर जुड़े हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से सीधे अखिलेश जुड़े हुए हैं, मेरे साथ मधुरिमा जुड़ी हुई है एम्स हॉस्पिटल से, और मुंबई से ईशा कोटक मेरे साथ जुड़ी है। सबसे पहले मैं जरा रुक करूंगी अखिलेश का। अखिलेश, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं खुद आज अस्पताल के बाहर से रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ये आंदोलनजीवी कब सुधरेंगे, कब समझेंगे कि इन्हें बॉर्डर्स खाली कर देने चाहिए? श्वेता, 6 महीने से हम भी सुनते आ रहे हैं कि इनका तर्क है कि 3 कानून जो सरकार के हैं उससे किसानों का भला नहीं होगा, किसान बेमौत मर जाएंगे, उनका घाटा होगा, उनके बच्चों को बचाने के लिए तमाम तर्क दे रहे हैं। लेकिन आज जब पूरे देश के 135 करोड़ जनसंख्या पर जान का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में ये मानवतावादी सवाल अब क्यों नहीं इनके दिमाग में आता है कि आखिर जब पूरा देश इस संकट में है तो इन्होंने क्यों उन रास्तों को बंद कर रखा है जिन रास्तों पर
बहुत संख्या में एम्बुलेंस दौड़ रही है, बहुत से लोगों को दवाइयों की ज़रूरत है, टैंकर जा रहे हैं ऑक्सीजन के। ये सारी चीज़ें क्यों नहीं आखिर समझ में आ रही हैं? अब तो ये समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ एक जिद है जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है और उस जिद के पीछे ही खुलेंगे अखिलेश। सवाल तो ये है, जरा मैं दिखाती हूँ ऐसे लोगों को तस्वीरें। एम्स मधुरिमा मौजूद है। मधुरिमा, जरा मुझे बताइए, इन आंदोलनजीवी को बताइए, इन कोरोना के खलनायकों को बताइए कि वहां पर कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लगातार किस तरह से कोविड डेड बॉडीज बाहर आ रही हैं। तस्वीरें ही वहां पर दिखाइए ताकि इन लोगों की आंख खुल पाए। जी बिल्कुल श्वेता, जब मैं बात करूं इन आंदोलन जीवियों की तो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर गलती से भी कोरोना इन बॉर्डर्स पे फैल जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो लेंगे, क्या किसान लीडर्स लेंगे? मैं इस वक्त एम्स से रिपोर्टिंग कर रही हूँ श्वेता, और यहाँ आप हॉस्पिटल बेड्स और ऑक्सीजन की बात छोड़िए, स्ट्रेचर तक के लिए मारामारी हो रखी है यहाँ पे। ऐसी हालत है एम्स दिल्ली में, जो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, कंट्रीज के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से माना जाता है। मैं सुबह से 3 अस्पतालों में जा चुकी हूँ, मैक्स साकेत में जा चुकी हूँ, शांति कुंज में जा चुकी हूँ और अब मैं एम्स में हूँ। हर जगह एक ही हाल है और हाल वो बदहाल है। और आंदोलन जीवियों को इस समय ये समझना चाहिए श्वेता कि उनको इस समय देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात आपको पता है क्या श्वेता, कि इन बॉर्डर्स पे जहां सिर्फ मुट्ठी भर लोग बैठ गए हैं, ये खाली टेंट इन्होंने वहां पर लगा रखे हैं। शुरू से लेके अंत तक 15 किलोमीटर तक का सिंघू बॉर्डर, 5 से 6 किलोमीटर तक का गाजियाबाद बॉर्डर और वैसे ही टिकरी बॉर्डर, पूरे टेंट खड़े रखे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वो आधे से ज्यादा टेंट खाली हैं। तो जब आप मधुरिमा, हम आज भी वो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर इनकी मनमानी चल रही है। ये कह रहे हैं हम अपनी मनमानी जारी रखेंगे, हमें मतलब नहीं है। अरे देश के दुश्मन बन गए हैं क्या ये लोग? क्या ये लोग समझते हैं कि ये जो कुछ भी करेंगे उसको मान लिया जाएगा? कम से कम इस वक्त तो मानवता धर्म को निभाना चाहिए। अन्नदाता का दर्जा दिया गया है, कुछ तो अपनी जिम्मेदारियों को भी संभाल लीजिए। जरा मेरे साथ इस वक्त मुंबई से ईशा कोटक जुड़ी हुई है। ईशा, जरा वहाँ की तस्वीरें भी दिखा दीजिए। अभी तक जिन लोगों की आंखें नहीं खुली, इन तस्वीरों को देखने के बाद तो कम से कम आंखें खोल लें। जी देखिए, हम देख सकते हैं, हम अभी फ़िलहाल जहाँ पे है हम लोग, अभी ये जो सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल उसके बाहर खड़े हैं। मुंबई में तकरीबन मोस्ट ऑफ द जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं वो सब में बेड्स अभी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। आईसीयू बेड को छोड़ते हुए भी जो वेंटिलेटर बेड्स भी हैं वो अवेलेबल नहीं है। हमने ये भी देखा आज सुबह मुंबई के जो सबर्ब्स है जहाँ पे विरार में, वहाँ पे एक कोविड हॉस्पिटल में आग लगने से 14 लोग की मौत हो गई। लेकिन ये प्रश्न ये था कि जो लोग जिनकी मौत हो गई उनके बाद जो बच गए कोविड के लोग, उन्हें कहीं और कोई और हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया। एक बहुत बड़ी समस्या हमने देखी है मुंबई और महाराष्ट्र में, वो है ऑक्सीजन की कमी की, क्योंकि पिछले 3 दिनों में ऐसे 3 इंस्टेंस हो चुके हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी के कारण या तो लोगों की मौत हो चुकी है या हॉस्पिटल प्रशासन को लोगों को शिफ्ट करना पड़ा है। मुंबई में भी एक बहुत बड़ी चैरिटेबल हॉस्पिटल है हिंदू सभा, वहाँ पे वो लोग के पास सिर्फ 1 घंटे तक का ऑक्सीजन था। जहाँ तक कि नासिक में जो कल हमने एक इंस्टेंस देखा जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी के कारण हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ ने बोल दिया था कि वो पेशेंट्स को नहीं ले रख सकते वहाँ पे। उसी के चलते जो 2 दिन पहले नासिक में एक और इंसिडेंट हुआ जहाँ पे 24 लोग की मौत हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन का जो है वो लो प्रेशर क्रिएट हो गया जब ऑक्सीजन फिल हो रहा था। चाहे दिल्ली हो, नोएडा हो, मुंबई हो, हर जगह की तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी उम्मीद लोगों की ये होती है कि दिल्ली जाएंगे तो वहाँ इलाज हो जाएगा, मुंबई जाएंगे तो वहाँ इलाज हो जाएगा। लेकिन आज पूरे देश की एक ही तस्वीर है और वो ये है कि जो सांसें हैं इनको कैसे थाम लिया जाए। मेरे साथ मेरे खास मेहमानों का पैनल है। जरा डिबेट की शुरुआत में करना चाहती हूँ कुलदीप सिंह धालीवाल और चौधरी अवनीत पवार के साथ। अवनीत जी, मैं चाहूंगी अपनी बात को इत्मीनान और शांति के साथ रखिएगा, चीखिएगा, चिल्लाइएगा नहीं और प्लीज लड़ाई मत करिएगा। अवनीत जी, इतनी तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, हर तस्वीर आंखों में आंसू ले आती है। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को क्यों नहीं समझते हैं कि खोल दीजिए बॉर्डर? जिन लोगों को 1.5 घंटे सफर करके आना पड़ रहा है अस्पतालों तक, उनके लिए तो कुछ सोच लीजिए सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप भी 3 काले कानून वापस ले लीजिए, हमें भी यहाँ से जाने दीजिए। इससे शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के लिए मैं बात करना चाहूँगा। आपने कहा था कि आप चीखे चिल्लाइएगा मत, तो मैं उसी का जवाब पहले आपको दे दूँ। चीखने चिल्लाने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन होता है तो वेस्ट बंगाल में आप लोग कोई भी ढील आराम से छोड़ रखिए, कोई मास्क में नहीं है, कोई भी आपके प्रोग्राम होते हैं तो उसमें कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ बॉर्डर पे दिख रहा है कि सारी आफत बॉर्डर पे आई हुई है। आप मुझे एक छोटी सी चीज बता दीजिए
क्या बॉर्डर की वजह से आपको कोरोना फैल रहा है? आपके बॉम्बे में कोरोना क्या गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की वजह से फैल रहा है? क्या किसान आपके कोरोना वायरस फैला रहा है? आप इन चीजों को आपको भी समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ किसानों के ऊपर ठीकरा ना फोड़े। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा मैडम कि ये कोरोना किस वजह से फैल रहा है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझ लीजिए, सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है उसको छोड़ दीजिए ना। आप भी तो अपनी जिम्मेदारी को समझ सकते हैं। आप सवाल करो तो आप इधर उधर की बातें करते हैं। गोपाल जी, ये तो वही बात है ना कि हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे नहीं लेकिन सामने वाले को नसीहत देंगे। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे लेकिन सामने वाले को हर दिन नसीहत देंगे। गोपाल जी, यही चल रहा है। बहुत ही बढ़िया है। श्वेता जी, आप एक चीज बताइए, जितने विधायक बातें बॉर्डर से आ रही है, जिस तरह से टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर से बातें आ रही है, वहां पे वो कह रहे हैं कोरोना तो हमें होगा नहीं, किसानों को वैक्सीनेशन नहीं लगाना। अब जब क्राइसिस इतनी बड़ी देश के सामने है, तब ये कह रहे हैं कि पंजाब से 20,000 किसान चल के आएंगे। अरे कुछ दिन बाद कर लेना, कुछ दिन बाद अपनी बात कह देना। सरकार आपसे बात करने को तैयार है। तो यह आपके जो लीडर है टिकैत, उन्होंने तो वैक्सीन लगा ली। कितने किसानों को आपने वैक्सीन लगवाई, इसकी चिंता की? आपके राकेश टिकैत जी के पास टैक्स बिना टैक्स पिए लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति है और वह तो बैठ सकते हैं। किसानों की हालत, कोरोना की बात चल रही है साहब, किसानों को क्या या आपको सिर्फ संपत्ति के ऊपर डिस्कशन करना है? आप एक चीज बताइए, अगर जितने सांसद जितने विधायक वेस्ट बंगाल गए हैं, आपके स्टेटमेंट देख लो, टिकैत साहब के स्टेटमेंट देख लो। आप मुझे ये बताइए, ज्ञान का पाठ आप लोग पढ़ाते ही हैं या खुद भी किसानों के? मुझे ये बताइए संजीव उनियाल जी, ये सारा ज्ञान क्या बताने के लिए है? अपनी कोई जिम्मेदारी तय नहीं करनी। इनको क्या इस बात का भी अभी इल्म नहीं है कि जो बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं वहाँ से लोग आ सकते हैं, सोचिए तुरंत इलाज मिल सकता है। इसकी जिम्मेदारी तय करना क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? संजीव जी, जितने भी सांसद और जितने भी विधायक हैं, बहुत दुख की बात है। कल भी मैं देख रहा था जब आप बॉर्डर से अकेली इतनी निर्भीकता से और लगातार टिकरी बॉर्डर को कवर कर रही थी, तो चंद गुंडे पीछे आके एक महिला जो पत्रकार है, बच्ची है, उसके पीछे नारे लगाने लगे आके। ये कौन सा आंदोलन है? कौन से आंदोलनकारी स्कूल में पढ़कर आप आए हैं? कौन से चाइनीज मनी को आप यहां के इंप्लीमेंट कर रहे हैं? अरे क्या चाहते हैं आप? आपको एकदम देश के लिए, देश की खातिर आपने जिस किसानों ने अन्ना अर्पणम ब्रह्मवीर, जिसने अन्न को हमेशा ब्रह्म का रूप दिया है, जिसने अपने हाथों को हमेशा लगातार चुप रहिए चुप रहिए बहुत दादागिरी दिखाती है। कभी चुप रहिए, दादागिरी मत दिखाइए, बोलने दीजिए, मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए। सड़कों को कवर करके बैठे हो 5 महीने से। महिला अपने बच्चों को लेकर स्कूल नहीं जा सकती। ऑक्सीजन का सिलेंडर 2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा करके 2.5 घंटे बाद आता है। लोग मर गए हैं, लोग अपने हॉस्पिटल्स में नहीं जा पा रहे हैं। सड़कों पर तुमने अपना राज्य बना लिया है, वहां पे वाईफाई करके खेलते हो और लाल किले पे जाके तांडव करते हो। अगर सरकार तुमको टॉलरेट कर रही है तो सरकार का स्ट्रांगनेस बताता है, ये सरकार की डेप्थ बताता है, सरकार का पेशेंस बताता है। ये भूला मत, थंपिंग मेजोरिटी से आई हुई सरकार है। और अभी एक जजमेंट आया, ध्यान से सुनना। अभी मोनिका अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट नहीं लगवाई ना? आपसे वैक्सीन लगवाई है। 6 साल से बैठे हुए हैं, क्या वहां पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं जा पा रही थी वहां पे? तो इसलिए इस तरह का भद्र भाषा का प्रयोग किसानों के लिए नहीं होना चाहिए। किसान अन्नदाता है हमारे। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा उनियाल जी आपको, अन्नदाता को कर रहे हैं। राहुल लाल से 1 to 1 कर लूं। राहुल लाल टीवी पर बैठ करके ना ये प्रोपेगेंडा मत फैलाइए, ठीक है? यहाँ पर हर कोई सम्मान देता है किसानों को। कान खोलकर मेरी बात सुनिए, हर कोई सम्मान देता है अन्नदाता को, लेकिन आंदोलन जीवियों से हमें कोई मतलब नहीं है। और ये जो बॉर्डर पर आंदोलन जीवी बैठे हैं, इनको उठना पड़ेगा और अगर नहीं उठेंगे तो देश उनको उठाएगा। जरा तस्वीर राहुल लाल मैं पहले दिखाती हूँ। राहुल लाल, आप बिल्कुल शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। पहले तस्वीरें देखिए। ये मेरे पीछे जो अस्पताल है, यहाँ पर मरीजों का अंबार लगा है। यहाँ पर आ रहे हैं लोग उम्मीद लेकर के,
बिल्कुल अपनी भी जिम्मेवारी समझते हैं और सरकार को भी जिम्मेदारी समझाना चाहते हैं। बार बार पूछ रहे हैं कि कोरोना के खलनायक कौन है। मैं नाम बताता हूँ कोरोना के खलनायक कौन है। माननीय प्रधानमंत्री जी कोरोना के पहले खलनायक और माननीय गृह मंत्री जी कोरोना के दूसरे खलनायक हैं। ये रोल मॉडल के रूप में थे। इनकी जिम्मेवारी बनती थी कि जब ये पश्चिम बंगाल में एक कार्यक्रम करते थे, ये मास्क पहनकर तमाम चीजें करते, जनता को संदेश देते हैं कि नहीं। राहुल लाल अपना नाम लेना क्यों भूल गए? पश्चिम बंगाल लेना क्यों भूल गए? यहाँ की बात करो ना। आंदोलन जीवियों के साथ मैं अपना नाम क्यों लूं? के साथ है कुलदीप सिंह धालीवाल। आंदोलन जीवी तो देखिए, आंदोलन जीवी राष्ट्र निर्माता होते हैं। अरे क्यों नहीं लेंगे? आप बैठे तो आंदोलन जीवियों को प्रोटेक्ट करने के लिए है ना, तो अपना नाम लेने में क्यों डर गए? अपनी बारी आई तो पल्ला झाड़ लिया। ये बहुत सही सब ये बिल्कुल श्वेता जी, जवाब नहीं दे पाते। श्वेता जी ये आंदोलन जीवी हैं और इन्होंने सरबत का भला मांगने वाली कौम को बदनाम किया है, अन्नदाता को बदनाम किया है और आज भी कर रहे हैं। इस समय देखिए श्वेता जी, ये लोग आंदोलन जीवी हैं और इन्होंने सरबत का भला मांगने वाली कौम को बदनाम किया है। इन्होंने बदनाम किया है सरबत का भला मांगने वाली कौम को आंदोलन जीवियों ने। अरे क्या आंदोलन की बात कर रहे हो? क्या आंदोलन की बात कर रहे हो? आप ऑक्सीजन आगे नहीं जाने दे रहे, आप हॉस्पिटल की एम्बुलेंस नहीं आगे देने। क्या ये संस्कार हमारे गुरुओं ने सिखाए हैं? हम भाई कन्हैया के बारे से, भाई कन्हैया के, अरे हम दुश्मन को भी मल्लम पट्टी करते हैं बहन जी, दुश्मन को भी हम दुश्मन को भी मल्लम पट्टी करते हैं। इस समय आपको, अरे इस समय आपको राजनीति सूझ रही है? क्या बात करते हो आप? क्या बात करते हो? ये आपातकालीन स्थिति है। इस स्थिति में हरेक गुरु का सिख सेवा में निकला हुआ है और सेवा में निकलेगा। हरेक अन्नदाता सेवा में निकला है। ये जो आप आंदोलन जीवियों ने एक इकट्ठ किया हुआ है, राक्षस हैं आप लोग, प्राण लेने वाले राक्षस बने हुए हैं। आप पवित्र आंदोलन को भी बदनाम कर रहे हैं। आंदोलन जीवियों से कोई एक भी पवित्र आंदोलन को भी बदनाम कर रहे हो। धालीवाल जी संयम। राहुल लाल पानी पी लीजिएगा, वरना तबीयत अगर खराब हो जाएगी तो अस्पताल में भी जगह नहीं मिलेगी। संयम रखिए, ठीक है? अधीर मत होइए, धीरज का बात सवित मालिक जी ने सवाल नहीं किया है, इसलिए आप भी अधीर मत हो जाइए। धैर्य रखिए सर, धैर्य, लंबी सांसें लीजिए। सवित मालिक लंबी सांसें लीजिए सर, मेरा सवाल सुनने की हिम्मत तो कर लीजिए। सवित मालिक मेरा सवाल सुनने की हिम्मत कर लीजिए, डरिए मत। मुझे पता है जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन मेरा सवाल सुनने की हिम्मत करिए। सवित मालिक एक सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, अब बहुत गंभीरता से जवाब दीजिएगा। मैं इस जगह खड़ी हूँ, मेरे पैर कांप रहे और हाथ कांप रहे, क्योंकि यहाँ की तस्वीरें मैं देख करके यहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। मेरी आंखों में लगातार आंसू आ रहे हैं, लेकिन आप लोग के आंसू सूख चुके हैं। क्यों सर? क्या ये तस्वीरें नजर नहीं आती है जो अभी भी कहते हैं हमारे लिए आंदोलन बड़ा है, जिंदगी नहीं? श्वेता जी, ये अच्छे दिन का नतीजा है कि आज अस्पतालों में बैठे और सब लगा रहे, जलाने की जगह नहीं है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने कहा था हम अच्छे दिन लाएंगे। अरे पूरे देश को बेच दिया है, पूरी गैस और किसानों को कहते हैं कि वैक्सीन मत लगाओ, वैक्सीन मत लगाओ। किसानों को कहते हैं खुद वैक्सीन लगा ली छुपा के, और किसानों को कहते हैं कोरोना नहीं होगा। बॉर्डर पे कहते हैं कोरोना नहीं होगा, कोरोना से बॉर्डर सील कर दिया और आवाजाही नहीं जा पा रहे। लोगों को बीमारी की प्रॉब्लम है तो लोग बीमारी में एम्बुलेंस नहीं जा पा रहे, बॉर्डर से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं इधर उधर जा नहीं पा रहा। किस तरह से आपने कर रखा है ये सारा काम? और जबकि सरकार आपकी बात सुनने को पूरी तरह तैयार है, सरकार आपकी बात मानने को तैयार है। भरने का काम कर रहे हैं आप लोगों ने, देश के लिए कुछ नहीं किया, देश को बर्बाद कर दिया। एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए हो, जो 70 साल की बात करते थे, हॉस्पिटल बनाए 22 जम्बो हॉस्पिटल, आपने कहा था 22 जम्बो हॉस्पिटल, 10,000 बेड के हॉस्पिटल बनाएंगे। कहाँ है वो हॉस्पिटल? कहाँ है ऑक्सीजन प्लांट? आपने कहा था 162 ऑक्सीजन प्लांट में बनाएंगे, 162 ऑक्सीजन प्लांट में बनाने का काम करने का वादा। इस आंदोलन को फाइनेंसिंग कहाँ सवित मलिक, मैं जरा एक बार फिर से आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। जरा देखिए, यहाँ जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ से इसीलिए लगातार ये कार्यक्रम कर रही हूँ। मैं दिल्ली में अलग अलग जगहों पर, नोएडा में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम इसीलिए कर रही हूँ
करें, अगर किसी को समस्या आती है तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? क्या आपके लिए अलग से अस्पताल होगा या बॉर्डर पर ही जाएंगे इलाज कराने के लिए? मुझे ये बता दीजिएगा और इत्मीनान और शांति से जवाब दीजिएगा। मामला बहुत गंभीर है सर, पहले अपनी जिम्मेदारी तय करिए। की फैक्ट्री है क्या? अपनी जिम्मेदारी तय करिए। अन्न है, अन्न, किसान अन्न देने के लिए तैयार है। अस्पताल की जिम्मेवारी किसकी है? गैस नहीं मिल रही, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? इंजेक्शन नहीं मिल रहा, किसकी जिम्मेवारी है? ये किसान बना के देगा? किसान की सरकार है? अरे जो लोग पूछे उनको शर्म नहीं आ रही? किसान का काम है अन्न उत्पादन करने का, वो कर रहा है। जो आपके साथ ये डिबेट में बैठे और जो चिल्ला रहे हैं, इनसे पूछो किसकी जिम्मेवारी है अस्पताल बनाने की? अपनी बारी के जवाब में एक भी जवाब नहीं दिया साबित मलिक। साबित मलिक मैं फिर पूछ रही हूँ आपसे, ये सवाल हर दिन पूछूंगी। साबित मलिक मैं हर दिन ये सवाल पूछूंगी, चाहे आप जवाब दीजिए चाहे जवाब मत दीजिए, चाहे आप जवाब दीजिए चाहे जवाब मत दीजिए। आप लोग देश के गुनहगार हो रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी इस पर राहुल सिंघल, मेरे साथ डॉक्टर राहुल सिंघल जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राहुल सिंघल, इन लोगों की आंखें खोलिए सर, इन लोगों की आंखें खोलिए जो अभी भी बॉर्डर पर कब्जा करे बैठे हैं। हाँ श्वेता जी, मैं हम आंदोलन कर रहे हैं। सर ये बताइए कि अगर ये अभी भी नहीं माने तो कितना बड़ा खतरा और समझाइए इन लोग। सरकार कौन चला रहा है? वही श्वेता जी, सुनिए मुझे सुनने दें। हेलो साबित मलिक जानकारी ले लीजिए। हाँ मैं डॉक्टर जी सर, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। प्लीज सुन लीजिए। बहुत देर से मैं आप लोगों का सुन रहा था। मैं एक चिकित्सक हूँ, मैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में एडिशनल डायरेक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं अपने सामने कोविड पेशेंट्स को देख रहा हूँ, किस प्रकार किस गंभीर स्थिति में वो अस्पताल में लाए जाते हैं और किस तरह से हम लोग दिन रात उनकी चिकित्सक में लगे हुए हैं। लेकिन हमें इस मुद्दे को एक पॉलिटिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सब लोगों को मिलजुल कर, आज का ये टाइम जो है क्राइसिस का टाइम है, इसमें बीजेपी की गवर्नमेंट हो, सरकार कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी अन्य पार्टी की सरकार हो, या किसानों का अपना आंदोलन है, लेकिन अब यह एकजुट होने की समय है, एकजुट होने का। हम सब लोगों को एकजुट होकर इस समस्या से, इस बीमारी से लड़ना है। तो हम लोगों को ये जानना चाहिए कि ऑक्सीजन की समस्या डेफिनेटली प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ी होने की वजह से हुई है, लेकिन अब आगे हम इस समस्या को किस तरह से हल कर सकते हैं, इसके लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। जो किसानों का आंदोलन की वजह से जिस प्रकार से ऑक्सीजन सप्लाई रीरूट होकर 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर से होकर आ रही है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है अस्पतालों में। लेकिन उस चीज़ को हमें नज़रअंदाज करते हुए बेसिकली यह सोचना चाहिए कि हम गंभीर समस्या लोगों की, जिनको पर्टिकुलरली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, किस तरह से हम उन लोगों पर ऑक्सीजन पहुंचा सकें। और लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा कि लोग ज़्यादा पैनिक ना हो। यह समस्या मोस्टली क्यूरेबल है। 90% लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन पैनिक होने की वजह से नॉर्मली क्या होता है कि हर मरीज, हर जने को, जिसको भी कोविड पॉजिटिव है, वो तुरंत ही अस्पताल की तरफ जाता है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के चक्कर में वो ऑक्सीजन में भर्ती होने के प्रयास करता है। लेकिन कई लोग होम आइसोलेशन में रहकर भी कोविड से लड़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर राहुल सिंघल जी। सर देखिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं जरा जानना चाहती हूँ इसका जवाब। चौधरी अवनीत पवार, मैं आपसे जरा जानना चाहती हूँ। सर आपने बहुत गंभीर बात उठाई है और मैं इसी गंभीर बात का सवाल का जवाब भी लेना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर चौधरी अवनीत आपसे एक बात बहुत क्लियर पूछती हूँ। अभी आपने भी सुना होगा डॉक्टर साहब ने क्या बताया, किस तरीके से रीडायरेक्ट होकर के आना पड़ रहा है। वो रास्ता जो सीधा रास्ता है, वहां से नहीं, कई किलोमीटर, हजारों किलोमीटर घूम करके आना पड़ रहा है। क्या ये सही है? इसी का तो जवाब मैं आपसे पूछ रही हूँ। अब की बार सरकार की जिम्मेदारी तय यहाँ पर मत करने लगिएगा, अपनी जिम्मेदारी पहले तय कर लीजिएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही है श्वेता जी। आप एक गौर करिए, जितने भी सांसद विधायक हैं सबको कोरोना हो रखा है। वो सब थे कहाँ जो कोरोना लेकर आए हैं? क्या वेस्ट बंगाल नहीं गए वो इलेक्शन के कैंपेनिंग में? उनको चिंता नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम लोग बॉर्डर पे बैठे तो इसलिए गैस जो है वो घूम कर आ रही है। क्या आप इसे बता सकते हैं कि कितनी तकलीफ हो रही है उस चीज के लिए? ड्राइवर आपका गैस जो लेकर आ रहा है, ऑक्सीजन जो लेकर आ रहा है, वो कह रहा है कि हमें किसानों ने रास्ता दिया और फटाफट 2 घंटे 3 घंटे पहले हम गैस लेके पहुंच चुके हैं। ये हमारी गलती है क्या? सरकार को नहीं दिख रहा कि क्या सरकार को नहीं दिख रहा ऑक्सीजन की जरूरत है? मैं क्लियर पूछ रही हूँ।
आपको मैं क्लियर पूछ रही हूँ, कहाँ रास्ता दिया सर? हम सरकार में थोड़ी है श्वेता जी। झूठ मत फैलाइए, अगर दिया है रास्ता तो क्या बताइए। हम सरकार में हैं? मुझे बताइए कहाँ रास्ता दिया? हम सरकार में हैं, कौन जिम्मेदार है? पूछ रही हूँ ऑक्सीजन की कमी है तो सरकार की कहाँ रास्ता दिया? पूछ रही हूँ, पूछ रही हूँ। ऑक्सीजन की कमी है तो नहीं सरकार बता की पाए ना, जिम्मेदारी है। नहीं बता पाए, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और अभी भी जब ट्रांसफर बनाइए तब भी झूठ पे झूठ। क्या कर रहे हैं आप लोग भाई? सजीव उनियार, जब मैंने पूछ लिया कहाँ रास्ता खोला है तो कुछ नहीं बता पाए। सजीव उनियार, हमने अगर रास्ता ना दिया हो पहले दिन से बड़ी मार्मिकता से तो आप हमें टोक सकते सुनिए दोस्तों। हमने पहले दिन से आज तक एक श्वेता ने हम सबसे दोनों तरफ के पैनल वालों से एक प्रश्न पूछा था बड़ी संवेदनशीलता से, पूरे करोड़ों दर्शक देख रहे हैं कि आज श्वेता कहती है कि मेरे आंखों में आंसू आ गए क्योंकि बॉर्डर पे खड़ी है, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इनके स्टूडियो तक चला जाऊं। हम सब अपने घरों से स्मार्ट ऐप से जुड़े हुए हैं, परंतु ये बच्ची अकेली सिंगल हैंडेड बॉर्डर पे खड़ी है और रोने की बात कर रही है और तुम उसकी बात का जवाब नहीं दे रहे। नहीं लगवाए ना तो इतनी कहानी सुनाने की आपको जरूरत नहीं है। से गुजर रहे हैं आपको इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। महिला की संवेदनशीलता, उसके आंसू की कदर नहीं है। आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है। भी रखिएगा कि केवल चीखने चिल्लाने आपको कोरोना हो गया तो किसान जिम्मेदार हो गया क्या? आप अपनी सेफ्टी अपने आप रखिए। तुम राक्षस नहीं स्टूडियो में आपने कहा मैं नहीं आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक एक करके बोलिए साबित मलिक, साबित मलिक आपको अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करनी, आप जरा आराम से बात करिए सर। लड़ लेगा कोरोना से तो डॉक्टर साहब लड़ लेंगे। बड़ा दुख हो रहा है मुझे, तो बहुत दुख हो रहा है मुझे। साबित मलिक, आप लोग जैसी बातें करते हैं ना बहुत तकलीफ होती है। मैं जरा गोपाल कृष्ण जी के पास जाना चाहती हूँ। गोपाल कृष्ण जी, देखिए मैं बहुत गंभीरता से इस बात को समझना चाह रही हूँ। साबित मलिक ना गंभीरता को समझते हैं और ना ही इस वक्त माहौल की स्थितियों को समझते हुए भागते हुए आगे बढ़ते हैं। ये लोग कुछ नहीं समझते हैं, ये सिर्फ टीवी पर बैठ करके बताना चाहते हैं कि हम तो बोलना जानते हैं। अरे कितने हाथ बढ़ गए सहायता के लिए। गोपाल कृष्ण जी, यही लोग मुसीबत और ना बढ़ा दे। गोपाल कृष्ण जी, ये अभी इस मौके का जब क्राइसिस हो रहा है पूरे देश में, पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है कोरोना से, ऑक्सीजन की किल्लत है, दवाइयों की दिक्कत है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इसमें काम कर रही है, तो उस वक्त ये अनाउंस कर रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत पार्टी कर रहे हैं बॉर्डर पे और कह रहे हैं कि 20,000 किसान पंजाब से आके और घेरेंगे। आपने देखे कि मेडिकल सुविधा कहाँ है, कहाँ अपने जम्मू हॉस्पिटल बनाए हैं, करोगे आपको केंद्र सरकार ने एमएसपी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने का पूरा प्रोविजन कर दिया। आपकी बातें सुनने को तैयार है, केवल राकेश टिकैत की मूंछ की लड़ाई लड़नी है, उसके राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करना है। वो क्यों गए थे? वो पश्चिम बंगाल में क्या राजनीतिक रोटियां सेकने गए थे ना। डॉक्टर राहुल सिंघल से मैं बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर राहुल सिंघल सर, एक बार फिर से इनको जरा समझाइए, चाहे साबित मलिक जैसे लोग हो, राहुल लाल हो और या फिर अवनीत पवार, सर इन लोगों को एक बार फिर से समझा दीजिए सर कि इनका बॉर्डर खाली करना क्यों जरूरी है। सर कहते हैं कि संकट के समय तो दुश्मन भी रास्ता छोड़ देता है। सर फिर ये क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरी आप सब लोगों से एज ए चिकित्सक, एज ए डॉक्टर, आप सब लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि संवेदनशील इस माहौल में जब हम सभी लोग चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के या किसी भी ग्रुप के हो, किसान भाई बहन हो, कोई भी हो, सब लोग कोरोना से बीमारी से जूझ रहे हैं। हमने पिछला 1 साल भी किस कठिनाई से निकाला, ये सब हम लोग जानते हैं। तो अब आने वाले समय में बेसिकली हम सब लोगों को एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ने का प्रयास करना चाहिए। पॉलिटिक्स और नारेबाजी या गुटबाजी या प्रोटेस्ट करना अपनी जगह है, बट अब ये समय आ गया है कि हम सब लोग एक साथ मिलकर किस तरह से हम इस बीमारी को सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने चिकित्सकों को, किस प्रकार से हम अपने हॉस्पिटल को सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, अपने मरीजों को दवाइयों का प्रोवाइड कर सकते हैं, दवा प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह से उन लोगों के लिए चैरिटी करके, डोनेशन करके किस तरह से उनके लिए दवाइयाँ अरेंज कर सकते हैं। मैंने अभी देखा, मैं जयपुर में रह रहा हूँ। सर बहुत अच्छी बात आपने कही साबित मलिक जी। मेरे कुछ साबित मलिक जी एक डॉक्टर आपसे गुहार लगा रहा है।
सर एक मिनट, साबित मलिक जी, आपसे एक डॉक्टर गुहार लगा रहा है, समझिएगा डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। एक मिनट मुझे सुनिए, एक मिनट राहुल जी तो मेरे कुछ रिलेटिव गुड़गांव में हैं, उनको नॉर्मल मेडिसिन भी नहीं मिल पा रही। मैंने उनको कोरियर से यहाँ से दवाइयाँ भेजी हैं। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आज हम किस परिस्थिति में आ गए हैं कि हमें एक नॉर्मल एंटीबायोटिक जो कोरोना के प्रिलिमिनरी स्टेज में दिया जाता है वो भी हम उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो जबकि वो घर पर ही हैं, वो हॉस्पिटलाइज भी नहीं है। तो आप ये सोचें कि हम किस परिस्थिति में हैं। हमारे पास दवाइयों की शॉर्टेज है, हॉस्पिटल में बेड की समस्याएं हैं, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की समस्या है। बड़ी बातें कह रहे हैं, इसीलिए मैं साबित मलिक जी सीखना मत शुरू कर दीजिएगा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, मानवता धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है और इस वक्त एक चिकित्सक, एक डॉक्टर जिनको भगवान का रूप दिया गया है, वही हमारी जिंदगियों को बचा रहे हैं। अगर वही वो गुहार लगा रहे हैं तो क्या नहीं सुनना चाहिए आप लोगों को? वो किसी सरकार का हिस्सा नहीं है। जी आप बिल्कुल सही कह रही हो श्वेता त्रिपाठी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन ये बताओ किसान गोली बनाएगा? अरे जो दवा की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बेड की कमी हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसको आप बोल नहीं सकती हो, इसलिए किसानों को के मुद्दे पर आप कहती हो किसान ने कमी कर दी है। अरे सारी दवा किसान खा गया, सारी ऑक्सीजन किसान पी गया। जिसका जो काम है वो कर लेगा। बिल्कुल ऑक्सीजन की बात यहाँ नहीं हो रही है सर, हमारी ऑक्सीजन की बात यहाँ नहीं हो रही है। वो रास्ता जो आप लोगों ने बंद कर रखा है उसकी वजह से जो समस्या बढ़ रही है, सवाल उसका है और आपको जवाब देना पड़ेगा। उसकी सप्लाई का काम किसान करेगा। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। राहुल लाल, मैं आपसे बहुत गंभीरता के साथ यही सवाल करूंगी साबित मलिक जैसे लोगों को शायद संकट समझ में आता नहीं है। राहुल लाल मुझे एक बात बताइए ना कि वो रास्ते जो बंद है, जिनकी वजह से पेशेंट तक दवाइयां पहुंचने में वक्त लग रहा है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है साथ देने की? भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना 1 मिनट में कह देना कि तीनों कानून वापस ले रहे हैं, चले जाएंगे किसान घर, बात समाप्त हो जाएगी, किसानों की मांग भी पूरी हो जाएगी, कोरोना का मामला भी निपट जाएगा। इतना छोटा सा सीधा समाधान है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जवाब देते हैं इसका। नहीं, लोग मर रहे हैं, लोग मरने का कारण तो आपने इतना बड़ा सा कुंभ का आयोजन होने दे दिया और पश्चिम बंगाल में इतने बड़े रैलियों का आयोजन होने दे दिया। सारा देश किसानों के ऊपर बढ़ा जाएगा। कुलदीप सिंह धालीवाल किसानों के हित में क्या? कुलदीप सिंह धालीवाल, ये रवैया ठीक है? आप भी किसान हैं कुलदीप सिंह धालीवाल, आप भी एक किसान हैं और यहाँ जो किसान बैठे हैं वो क्या ठीक कर रहे हैं? मुझे सिर्फ सर ये जवाब दीजिएगा। कहते हैं संकट के वक्त तो दुश्मन भी अपने आप को बदल लेता है सर, और कहते हैं कोई दुश्मन को भी अस्पताल का मुंह ना देखना पड़े, तो क्या ये हमारे दुश्मन बन बैठे हैं अभी? क्या हमारे हटने से ये कोरोना हट जाएगा? से सारे सिख किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि हम भाई कन्हैया के वारिस हैं। जो भाई कन्हैया दुश्मनों की भी मल्लम पट्टी करते थे, हमारे तो खुद के लोग मर रहे हैं। और ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं इनको धर्म से कोई वास्ता नहीं। सिख किसान भाइयों, आपका धर्म भी भ्रष्ट कर दिया इन्होंने, इनके पीछे लगने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश को हमारी जरूरत है। आज हमें अपने भाइयों को बचाना है। आज हमने मानवता के लिए इस आंदोलन को खत्म करना है भाइयों। और ये जो लोग हैं जहादी और कम्युनिस्ट मानवता के लिए सरकार को इस आंदोलन को खत्म करवाना चाहिए और किसान आंदोलन के मांग को स्वीकार करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। कन्हैया को याद करो। मैं प्रार्थना करता हूं भारत सरकार से, शिकायत भी की किसान जैसे लोगों ने उसके मांगों को स्वीकार कीजिए। भाई कन्हैया को याद करो किसान भाइयों, और ये छोड़ो इन कम्युनिस्टों को। हमें ये राहुल लाल आप जितना आराम से वहाँ पर बैठ करके जवाब दे रहे हैं ना, यहाँ पर आकर के स्थितियों को देखिए। साबित मलिक, मैं आपसे भी यही कह रही हूँ और यहाँ पर जो मेरे साथ दूसरे पैनलिस्ट है अपनी जी, मैं आपसे भी ये कह रही हूँ, आइए अगर हिम्मत है तो एक अस्पताल के बाहर आइए, उस तस्वीर को देखिए और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि आप लोगों ने जो किया हुआ है वहाँ बॉर्डर बंद करके कि कितना गलत काम आप लोग कर रहे हैं। और अगर अभी भी आप नहीं समझे तो सर देश माफ आपको नहीं करेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। महाभारत में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देश लगातार ये कह रहा है कि संकट को बढ़ा क्यों रहे हो, संकट को कम करने में मदद क्यों नहीं करते? आंदोलन जीवी, खत्म करो आंदोलन।